हाथरस हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत की जांच के मामले में न्यायिक आयोग ने जिन चश्मदीदों से बात की, उनमें से कुछ चश्मदीदों को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल ने चश्मदीदों से बात की तो खुलासा यह हुआ कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरे चरणों की रज से, धूल से आपके दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद जब बाबा निकला तो लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, फिर हादसा हुआ। चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक बाबा ने चरण रज से भक्तों को उकसाया था वो लेने के लिए, जिसके बाद भगदड़ हुई है। 34 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं और एबीपी न्यूज ने भी इन लोगों से बातचीत की है। हाथरस भगदड़ घटना की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी एबीपी न्यूज के साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या आपसे न्यायिक आयोग की टीम ने आपका बयान दर्ज किया है? मेरा नाम अवनीश कुमार है। जिस टाइम बाबा वहां से निकले, प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, तो जिस जगह से उन्होंने रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को, उसी टाइम वहाँ की पब्लिक जो भी थी, उनके सेवादार थे और ब्लैक कमांडो के तौर पे थे कुछ लोग और आम जनता, उनकी रजधूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहाँ पर अपना माथा टेक लिया था। आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा। काफी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहां पर एक फायर मशीन, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला, तो वहां पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। इस हिसाब से लोग और ज्यादा वहां गिरना चालू रहे। हालांकि उन्होंने इस हिसाब से डाली कि जो अचेत अवस्था में अगर इस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ होश में आ जाए। सर, आपका नाम क्या है और आपने न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया है? जी, मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। क्या क्या पूछा, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या क्या सवाल न्यायिक आयोग की ओर से पूछे गए? जी, सबसे पहले उन्होंने पूछा आप मौजूद थे? मैंने यहाँ थे। आप कितनी दूर थे? मैंने कि घटना स्थल से सिकंदराव की तरफ 70-80 मीटर पीछे से, जहाँ से भगदड़ मची। जी सर। हाँ, इसके बाद अगला सवाल? फिर उन्होंने अगला सवाल ये पूछा कि घटना कैसे हुई और किन की कमी थी। तो हमने कहा उसमें आयोजकों की और उनके जो सेवादार थे उनकी कमी थी। उनकी कमी से ये घटना, जो सेवादार थे उनकी कमी से ये घटना घटी। अगर वो सूझबूझ का अपना परिचय देते तो ये घटना नहीं घटती। जैसे स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये खुद स्वामी ने बोला? जी, स्वामी जी, मतलब भोले बाबा ने? जी हाँ, भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। जब डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया तो पीछे, इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से हट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। अगर वहां पर पुलिस प्रशासन को अंदर जाने की अनुमति ये दे देती कमेटी, तो शायद ये घटना नहीं होती। ब्रिज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप वो शख्स हैं जिससे न्यायिक आयोग की टीम ने बयान दर्ज करवाए? यस सर। अच्छा, क्या सवाल पूछे न्यायिक आयोग ने? न्यायिक आयोग ने हमसे जो है कि आप वहाँ पे थे, यहाँ सर हम थे, कि कितनी दूरी पे थे? मैं से करीब 70-75 मीटर दूरी पर थे। कि क्या देखा आपने? हमकी सर वहाँ से जो है भाषण में ये कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज छू करके माथे से लगा करके करें तो आपका सब दुख, जो दुख दूर नहीं हो सकता, वो दुख दूर हो जाएगा। और जो है भोले बाबा वहां से चले आ रहे थे। कौन ये कह रहा था मंच से कि चरणों की रज लगा लो तो दुख? बाबा कह रहे थे भाषणों में, भोले बाबा। और देखा आपने कि हाँ, मैं सुना था।
आवाज पहचानते हैं? आवाज भोले बाबा की पहचानते हैं, और वहाँ पे कोई स्पीकर के सामने कुछ बोल ही नहीं रहा था, वही खड़े होके बोल रहे थे। अच्छा, प्रवचन दे रहे थे जब। अच्छा, पूरा बताइए कि क्या कह रहे थे आखिर? उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़े बड़े दूर दराज से आए हुए हो, दूसरे प्रांतों से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। और फिर उसके बाद वो चले गए मंच? वो वहां से मंच से उतर के चले गए। तो जिन चश्मदीदों को आप सुन रहे थे उनसे मेरे सहयोगी बिलाल ने बातचीत की है और बिलाल खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये जो खुलासा हो रहा है। इन चश्मदीदों का साफ ये कहना है कि खुद बाबा ने कहा था कि चरणों की धूल ले लो, मतलब पाखंड की इंतहा, और यही एक बड़ी वजह बनी कि भगदड़ मची है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो चश्मदीद हैं जिन्होंने अपना बयान न्यायिक आयोग की जो 3 सदस्यीय टीम है उनके सामने भी उन्होंने यही बात कही है कि मंच से ये कहा जा रहा था बाबा की तरफ से कि मेरे चरणों की धूल जो है वो लगा लो माथे पे तो दुख दर्द और कष्ट जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही बाबा का काफिला जो है वो आगे बढ़ता है, लोग जो है वो उस धूल को लेने के लिए जो है उसके पीछे पड़ते हैं और भगदड़ जैसी स्थिति बनती है। इसके अलावा जो सिलसिलेवार तरीके से जो तीनों चश्मदीद है उन्होंने ये बात एक तो बताया कि पहले भाषण हो रहा था कि धूल लेने के लिए, उसके बाद बताया कि जो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे उन पुलिसकर्मियों को सत्संग सभा के अंदर जाने की इजाजत तक से नहीं दी थी। जो सेवादार और आयोजक है उनकी पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की तक से हुई थी सेवादारों में, और जो कि और बाकी के जो लोग जो आयोजनकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिसकर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा जो भोले बाबा के जो वकील है एपी सिंह, उनकी तरफ से कल ये बयान जारी किया गया था कि कोई स्प्रे जो है वो डाला गया है 15-16 लोगों की तरफ से। इसके भी खंडन जो है वो चश्मदीद ने साफ तौर पे किया है कि किसी भी तरीके का कोई भी स्प्रे जो है वो उस घटना के वक्त जो है वो नहीं डाला गया था। चश्मदीद का साफ एबीपी न्यूज के कैमरे पे कहना है कि वो शुरू से लेकर के आखिर तक थे। कई घायलों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया लेकिन कहीं भी कोई स्प्रे नहीं। बिल्कुल बिलाल, देखिए खोजी पत्रकार की तरह आपने काम किया है, इसी तरीके से कुछ और बड़ी खबरें इस पर आप निकालिए ताकि दर्शकों तक इस बाबा की जो हकीकत है वो हम पहुंचा सके। और एक सवाल भी है कि ऐसे खुलासों के बाद भी इस बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर प्रशासन ऐसे ही बचाता रहेगा। राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। आज राहत कैंप में जाकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। कांग्रेस पूछ रही है प्रधानमंत्री कब जाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहला दौरा मणिपुर का किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के चूरचांदपुर के राहत शिविरों में गए और वहां लोगों से मुलाकात की। साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है जब मणिपुर की बड़ी आबादी राहत कैंपों में रहने को मजबूर है। राहत शिविर में राहुल गांधी से पीड़ित लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। हम लोग यहाँ पर 1 महीना पार हो चुकी है। वो राहुल गांधी यहाँ पर आए हम लोग को मिलने के लिए, यहाँ का तकलीफ पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक मोदी जी और मणिपुर सरकार सेम बिरेन अभी तक यहाँ पर जिरीबाम पर एक दिन भी नहीं आए थे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक तस्वीर में राहुल एक महिला का हाथ थामे हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल की गोद में एक छोटी सी बच्ची बैठी है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर लिखती हैं, मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने शांति बहाली के लिए न तो कोई सकारात्मक पहल की और न ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर में अशांति फैलने के बाद से ये राहुल गांधी जी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। राहुल गांधी जब राहत शिविर में लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे तो जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। राहुल सुबह 5:30 बजे ही दिल्ली से मणिपुर के लिए निकले थे। दर्शकों को हम बता दें कि मैतेई और कुकी 2 जनजातियों के बीच संघर्ष चल रहा है। इस हिंसा में दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं।
मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है, लेकिन रुक रुक कर हिंसा की खबरें आ ही जाती हैं। दो जनजातियों का जहां जहां प्रभाव है, वहां एक दूसरे के आने जाने पर रोक लगी हुई है। पिछले साल 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी। हाल ये है कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य राहत कैंपों में ही कैद होकर रह गया है। प्यार की राजनीति का रुख करते हैं। यहां रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है। पप्पू यादव के खिलाफ जो बीमा भारती यहां लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, आज उन्हीं बीमा भारती को पप्पू का समर्थन मिल गया। जेडीयू कह रही है कि पप्पू ने लालू के सामने सरेंडर कर दिया है। ये 31 जून का वीडियो है। उस दिन पटना में बीमा भारती ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की थी और उपचुनाव के लिए समर्थन मांगा था। हफ्ते भर सोच विचार के बाद पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती को समर्थन दे दिया है। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े। रुपौली में 10 जुलाई यानी परसों वोटिंग है और आज शाम को उपचुनाव का प्रचार थमने वाला है। उससे पहले पप्पू यादव ने अपने पत्ते खोलकर पूर्णिया की राजनीति में नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती थी। इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने वीटो लगा दिया था, इसलिए पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल पाया। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गईं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 5,43,000 वोट मिले। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही और मात्र 27,000 वोट मिले। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से पप्पू यादव ने उनकी सियासत को चोट पहुंचाने वाली बीमा भारती को समर्थन दिया। जेडीयू का कहना है कि पप्पू यादव ने लालू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अरे तेजस्वी यादव को राजनीति में औकात पूर्णिया में एहसास हुआ है। पहले नंबर पर आप रहे, दूसरे नंबर पर एनडीए रहा और नीचे से फर्स्ट की है राष्ट्रीय महागठबंधन का उम्मीदवार। तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक आत्मसमर्पण करवा लेते तो लोगों को इस बात का एहसास होता कि आप जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं। अगर एक तरफा समर्थन किया तो इसका मतलब साफ होगा कि आप भी लालू परिवार के धौंस में आ गए। जिस रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वहां गंगोता जाति की संख्या सबसे ज्यादा करीब 25% के आसपास है। आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल दोनों इसी गंगोता जाति से आते हैं। कलाधर मंडल को जेडीयू ने पहली बार टिकट दिया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की छवि कुख्यात वाली है। पुलिस अभी हत्या के केस में मंडल को तलाश भी रही है। बीमा भारती 5 बार इसी रुपौली सीट से विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने गढ़ रुपौली में भी तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। रुपौली विधानसभा में जेडीयू को 97,000, पप्पू यादव को 72,000 और बीमा भारती को सिर्फ 11,000 वोट मिले थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर जीती थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर वो आरजेडी में आ गईं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राजद के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। From the Manipur Pradesh Congress Committee and also from the entire people of Manipur, and this is the third time visit of Shri Rahul Gandhi, and it is the first time visit after being elected as a leader of opposition. So really we are so happy. So now it is a very tight schedule. So I am requesting Rahul Gandhi to have a press statement for a few minutes. So please take your time, Rahul Gandhi. Thank you. I'd like to welcome all of you here. It's the third time I've come here since the problem started, and it has been a
tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I came here to listen to them, to build confidence in them, and as somebody who's in the opposition, to try and apply pressure on the government so that it acts. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody. Thousands of families have been harmed, property has been destroyed, family members have been killed. And I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. तो रिलीफ कैंप में राहुल गांधी पहुंचे और उनका आरोप है कि हालात में किसी तरीके से कोई सुधार अभी भी नहीं है।